सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। चैप्टर का नाम है सजीव एवं उनके आवास। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनिए। तो इसमें 2 ग्रुप है, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसको हमें मैच करना है। तो यहाँ कॉकरोच के बारे में दिया हुआ है, इसमें कॉकरोच के बारे में। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन कॉकरोच के बारे में सही है। तो इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। तो वायु प्रकोष्ठ जो है पक्षियों में होते हैं, ना कि कॉकरोच में। तो दूसरा ऑप्शन कहता है इनका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय जो होता है वो मछली के शरीर में होता है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। तो बाह्य कंकाल जो द्वारा ढका होता है, सही बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का थर्ड। अब बी का देखेंगे, पक्षी में इसका अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मछली का हो जाएगा शरीर, इसका शरीर जो है वो धारा रेखीय हो जाएगा। तो सी का 2 हो जाएगा। एंड सर्प, इसका शरीर अनेक बलेस में मुड़ा होता है। तो डी का जो है वो 4 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ और फैक्ट्स ऐड करते हैं हार्ट के बारे में। कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो इसके हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। और मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और सांप का जो दांत होता है वो 2 दांत होता है, जिसे हम फंक के नाम से जानते हैं, उसे फंक कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलन कहलाता है। विशिष्ट लक्षण जो आवास विषय में रहने के लिए क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट देखेंगे, मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र पर तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिन के बाद वह सहज हो जाता है। तो उसे अनुकूलन कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, उसे एडॉप्टेशन नहीं, उसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, पर्यानुकूलन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एडॉप्टेशन और पर्यानुकूलन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडॉप्टेशन जो होता है वो लंबी अवधि होती है, जिसमें कि इसके बदलते हुए परिवेश या पर्यावरण में ढालने के लिए होता है। और इसकी बहुत ही अवधि लंबी होती है। और छोटे समय के लिए जो परिवर्तन होता है पर्यावरण के हिसाब से, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है, ये जंतु, तो उसे एक्लिमेटाइजेशन, पर्यानुकूलन के नाम से जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। आवास में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। चट्टान, मिट्टी, जल, अनेक निर्जीव वस्तुएं उसके अजैव घटक होते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे एक ऊर्जा घटक इन दोनों के घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। तो ये गलत है। सूर्य का प्रकाश भी एक प्रकार का घटक है और वो अजैव घटक के अंतर्गत आएगा, या ऊर्जा का घटक भी इसे कहा जाता है। तो
इकोसिस्टम पर्यावरण में हमारा दो प्रकार का घटक होता है, जैव घटक और अजैव घटक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों में अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके पैर लंबे होते हैं, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल उसका शुष्क होता है। ये सही बात है। उसका पैर गर्मी से दूर रहता है, उसका जो मूत्रोत्सर्जन की मात्रा होती है बहुत कम होती है, मल उसका शुष्क होता है, उसे पसीना नहीं आता है। तो इसमें तीनों आंसर हो जाएगा। तो इसका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसमें श्वसन के लिए गिल्स क्लोम नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें डॉल्फिन और व्हेल हो जाएगा 1 और 3। ऑक्टोपस में क्लोम पाया जाता है, मछली होने के बावजूद डॉल्फिन और व्हेल में गिल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें नोस्टिल वात छिद्र पाया जाता है जिससे कि ये सांस लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र का दैत्य किसे कहते हैं? समुद्र का दैत्य ऑक्टोपस को कहा जाता है, और ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। ये मोलस्का संघ का जीव है। इसे मृदु कवचीय कहते हैं। इसमें 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस में गिल्स क्लोम्स पाया जाता है। डॉल्फिन और व्हेल्स में गिल्स क्लोम नहीं पाया जाता है, इसमें वात छिद्र पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागफनी के पौधे प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो इसमें नागफनी के पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह तने से होती है। वह क्या होती है? वह जो है आपका तने से होती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। जो लवणीय मृदा में उगते हैं, नागफनी का पौधा जो है वो लवणीय मृदा में उगते हैं और इसे हैलोफाइट के नाम से जाना जाता है। ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं इन्हें हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। जीरोफाइट कहलाता है जो पौधा रेगिस्तान में उगता है। जहाँ पर जीरोफाइट पौधे होते हैं वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, कमी होती है। जीरोपेथेल्मिया रोग जो है, आँखों का पानी समाप्त जब हो जाता है तो उसे बोलते हैं जीरोपेथेल्मिया रोग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीरोपेथेल्मिया। पौधे की पत्तियां श्वसन क्रिया में वायु को अंदर कर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या कर सकती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। पौधे भी श्वसन की क्रिया करती हैं और वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मानव की भांति ही छोड़ती हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का उपयोग करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों निष्कासित करती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आइए आगे कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। श्वसन की समान क्रिया में प्लांट और एनिमल का दोनों का काम समान होता है। प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और एनिमल भी ऑक्सीजन को इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है, और प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है और एनिमल भी कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है, निकालता है। पत्तियां जो है वो स्टोमेटा
से रंध्र से ट्रांसपीरेशन की क्रिया करती है। ट्रांसपीरेशन की क्रिया करती है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। पौधे श्वसन की प्रक्रिया दिन रात चलती है। पौधे में श्वसन की प्रक्रिया जो है वो दिन रात चलती रहती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है, जिसमें वायु ऑक्सीजन निकलता है। दिन में ऑक्सीजन निकलता है। पौधे श्वसन में दिन में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, लेकिन दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कर लेते हैं भोजन बनाने के लिए। लेकिन रात के समय में जो वह CO2 गैस निकालते हैं उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पौधा श्वसन के दौरान CO2 गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, उसको ऑब्जर्व नहीं करता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो 1 2 3 सब में होती है। पौधे में भी, जीव में भी और बीजों में भी होती है। आइए आगे समझते हैं। श्वसन की क्रिया जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन। उसे हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन। उसे हम ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीश्वसन 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकालती है। मनुष्य, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जंतु आदि ऑक्सीश्वसन करते हैं और अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है, जो कि 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकालती है। अनऑक्सीश्वसन होता है वो बीज में होता है, फल में होता है, जीवाणु में, कवक में। मनुष्य की गहराई में पाई जाने वाली मांसपेशियां भी क्या करती है? अनऑक्सीश्वसन करती है। आप गेहूं या अनाज को बोरी में भर दीजिए तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि वह भी श्वसन कर रहा है। फलों को तोड़कर अनाज या भूसे के अंदर रखने से वो पक जाता है, तो इसका अर्थ है कि वो भी अनऑक्सीश्वसन कर रहा है। अनऑक्सीश्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति सभी विकसित जीवों में जरूरी है। ऑक्सीश्वसन ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह फल, बीज और जीवाणु कवक में होता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु उद्दीपन की अनुक्रिया के लिए छुई मुई पौधे का क्रियाकलाप खोज किए थे। उपयुक्त में से कौन सा सजीव वो जंतु और पौधों दोनों के लक्षण में सम्मिलित हैं? तो 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। उत्सर्जन में पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, जैसे गोंद हो गया, रस निकलता है उनके अंदर से। उद्दीपन
पौधे में भी उद्दीपन होता है, जैसे लाजवंती फूल जो है ये उद्दीपन पौधे के उद्दीपन में एग्जाम्पल है। एक जगदीश चंद्र बसु ने एक्सोनोमीटर की खोज की जो कि पौधे की वृद्धि को मापता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से लंबाई किसका मात्रक है? तो लंबाई जो है ये आपका मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर है। ऐसे 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, एम्पियर, विद्युत धारा का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का, प्रकाश की मात्रा का मोल। संपूरक मात्रक है, 2 संपूरक मात्रक है, जिसमें पहला है समतल कोण, दूसरा है घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? वाहन रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति, तो ये बिल्कुल सही है। वाहन जो है सरल रेखीय गति करता है। पंखा आवर्ती गति, पेरियोडिक मोशन, तो पेरियोडिक मोशन जो है आपका झूला करता है, सुई मशीन की सुई करती है। और वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन जो है ये तो दोनों का गलत मेल है, तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? तो दूरी हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 4 3 7, तो 7 4 11, 3 14, ये हो जाएगा डिस्टेंस 14 मीटर। और विस्थापन हो जाएगा आपका 10। अगर ये 3 4 है तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से, तो 5 5 हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और फैक्ट, विस्थापन जो है वो दूरी से हमेशा छोटा होता है। विस्थापन से दूरी बड़ा होता है या दूरी विस्थापन के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर, और ये कब संभव है? जब दूरी और बराबर या बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है बड़ा है, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों है। अगर सरल रेखा में गति है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.5 चक्कर लगाती है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.5 चक्कर लगाती है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? अगर पथ वृत्ताकार की त्रिज्या 10 मीटर है तो मान लीजिए कि पूरा 1 चक्कर लगाती है, ए पे आती है फर्स्ट राउंड, ये आपका सेकेंड राउंड और ये आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में क्या करती है? यहाँ आधा तक आती है, आधा तक। थर्ड राउंड में ये वाला आधा तक आती है, ये नहीं होगा। थर्ड राउंड में ये नहीं होगा, ये इसको मैं मिटा देती हूँ। थर्ड राउंड में यहीं तक आती है। तो त्रिज्या अगर 10 है तो 10, यहाँ पे 10 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 20 मीटर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। और इसका दूरी हो जाएगा, तो दूरी हम निकालेंगे कैसे? सरकमफेरेंस से। तो आइए निकालते हैं। तो 2 पाई, ये वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r, n हो जाएगा कितना चक्कर लगाया। तो इसको अगर लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 220 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है तो वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, तो उसका दूरी और विस्थापन कितना होगा? तो दूरी हो जाएगा 10 और विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि जो वस्तु जहाँ था वहीं पहुँच जाता है तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। इनके पत्ते, यहाँ पर पत्ते हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये पत्ता हो जाएगा।
इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधों के लिए विशिष्ट है? तो रेगिस्तानी पौधों के लिए विशिष्ट है कि ये वाष्पोत्सर्जन में बहुत कम पानी को खपत करते हैं और इनकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी जाती है पानी की खोज में। तो इसका 3 और 4 आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बूझों को एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर धारा रेखित है और फिसलन भरा है। जानवर का निवास स्थान तो पानी हो जाएगा। पानी में मछली रहती है और उसका शरीर धारा रेखीय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के लक्षण हैं? जीव के लक्षण हैं तो श्वसन, रिस्पायरेशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, अनुकूलन, एडॉप्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। सारे लक्षण जो हैं जीव के हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सारा सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो केंचुए जो है स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस केंचुए के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एक ही शरीर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है और इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे श्वसन के लिए सही हैं? श्वसन केवल दिन के समय होता है, श्वसन केवल रात्रि के समय होता है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। पौधे हो या जंतु दिन रात श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत है? उत्सर्जन पौधे में होता है, उत्सर्जन पौधे और जानवर दोनों में होता है। उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने का प्रक्रिया। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। स्राव उत्सर्जन की एक विधि है। तो A, B और D सही है और C इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्सर्जी अंग में 5 होते हैं। मानव में उत्सर्जी अंग किडनी, त्वचा, फेफड़ा, लीवर और इंटेस्टाइन। प्रजनन के संबंध में नीचे से विषम को चुनिए। तो मुर्गी के अंडे, पौधे के बीज, आलू की कलियां, ये सब प्रजनन के हिस्से हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं। और जड़ जो है वो प्रजनन का हिस्सा नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उनकी पृथ्वी पर प्रजाति जीवित रहती है। सजीवों की कौन सी विशेषता संभव है? तो ये प्रजनन के चलते संभव है। यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखते हैं? उम्मीद करते हैं आप करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कम मात्रा में मूत्र का निकलना और दूसरा मूत्र का बहुत पतला होना। तो मूत्र के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। मूत्र का जो पीलापन होता है ये यूरोक्रोम के नामक एलिमेंट्स की वजह से होता है। मूत्र में यूरिन की मात्रा, यूरिन में 95% जल, 2% यूरिया और 0.5% यूरिक अम्ल होता है। और महकने का कारण जो होता है वो अमोनिया के कारण होता है। मूत्र जो है अमोनिया के कारण महकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट लास्ट है। मनुष्य एक प्रकार का यूरिपोटेलिक प्राणी है। यूरिपोटेलिक प्राणी है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, जो कि यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो आई होप ये सीरीज से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये 1 या 2 दिन के अंदर जो है क्लास 6 का NCERT ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 6 से 7th क्लास की NCERT को शुरू करेंगे, जिसमें कि पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग का सारा जो है चैप्टर कवर हो जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, एक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।